नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ अक्षरों का महत्व, इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, यह सत्य है कि अक्षरों की खोज के साथ नए युग का प्रारंभ हुआ। व्यक्ति अपने विचार लिखकर रखने लगा, जिससे इतिहास का प्रारंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। अक्षरों की खोज के कारण ही पिछले 6000 वर्षों में मानव जाति ने तेजी से विकास किया है। इसी कारण मनुष्य सभ्य भी कहलाने लगा। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पशुओं, पक्षियों आदि के चित्र बनाए। पशु पक्षियों आदि के चित्रों के बाद उसने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अन्य चित्रों का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बना दिया जाता था। बाद में यही चित्र धूप व ताप के लिए काम में लाए जाने लगा। बहुत समय बीत जाने के बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले आरंभ हुआ। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। पशु पक्षियों आदि के चित्रों के बाद वह अपने भावों को संकेत चित्रों द्वारा दर्शाने लगा। अब निबंध से आगे का प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, अक्षरों और भाषा का गहरा संबंध है। भाषा को अक्षरों की सहायता से ही लिखा जाता है। जिस प्रकार भाषा के लिखित रूप और अक्षरों का परस्पर अटूट संबंध है, उसी प्रकार भाषा के मौखिक रूप का ध्वनियों से अटूट संबंध है। मौखिक भाषा का आदान प्रदान ध्वनियों द्वारा ही संभव है। यदि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्वनि संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे लिखित भाषा के लिए अक्षर आवश्यक है, उसी प्रकार मौखिक भाषा के लिए ध्वनि आवश्यक है। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। ध्वनि के बिना मौखिक भाषा अस्तित्व में नहीं आ सकती। अतएव ध्वनि का बहुत महत्व है। दूसरा प्रश्न है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत कीजिए। उत्तर है, मौखिक भाषा का जीवन में बहुत महत्व है। सच्चाई तो यह है कि लिखित भाषा के बिना हम जीवन बसर कर सकते हैं, पर मौखिक भाषा के बिना जीवन में काम नहीं चल सकता। व्यवहारिक जीवन में हम मौखिक भाषा को ही अधिक व्यवहार में लाते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग प्रायः पत्र व्यवहार तथा औपचारिक कार्यों में होता है, पर मौखिक भाषा का प्रयोग हमें पग पग पर करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक बात को लिखकर कहना न तो संभव होता है और न ही आवश्यक ही। लिखित भाषा के लिए अक्षर ज्ञान तो आवश्यक है ही, उसे लिखने और पढ़ने के लिए भी मौखिक भाषा की तुलना में अधिक समय चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक से भी बातचीत करें। तीसरा प्रश्न है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, पर अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्षरों की खोज नहीं हुई, इनका विकास हुआ। यह विकास लंबी प्रक्रिया है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का योग नहीं रहा। मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी ध्वनियों को अक्षर रूप में ढाला, इसलिए अक्षरों के साथ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा सकता। चौथा प्रश्न है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो।
तो आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, तमिल। तो यह इसमें उत्तर दिया गया है कि विद्यार्थी अपनी कल्पना से करें, स्वयं करें। अनुमान और कल्पना के तहत प्रश्न रहेगा, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने जमाने में लोगों का ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह ज्ञान भी नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। उनका विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सके, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है। साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत हमारे जीवन में मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। इनसे हमें समाज और संस्कृति की परंपराओं का भी पता चलता है। लोक गीतों में जीवन के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। नृत्य भी लोक कलाओं का अभिन्न अंग है। इनसे मनोरंजन तो होता है, समाज और संस्कृति की परंपराओं का दिग्दर्शन भी होता है। खेल और नृत्य से मनोरंजन तो होता ही है, हमारे लिए आवश्यक व्यायाम का भी ये उत्तम साधन है। इतना ही नहीं, इनसे हमारा जीवन अनुशासित भी होता है। साथ ही इनसे आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना भी पैदा होती है। इस प्रकार नृत्य, गीत और खेल हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि अक्षर। अब देखिए प्रश्न 3 है, क्या होता है अगर हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती? उत्तर, हमारे पास अक्षर न होते, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो आज हमें जीवन में जितनी सुविधाएं प्राप्त है उनका शायद 1% भी हमें उपलब्ध न होता। हम अज्ञान के घोर अंधकार में जी रहे होते, हमें इतिहास की भी कोई जानकारी न होती। हम यह भी न जान पाते कि पिछले हजारों सालों में आदमी कैसे रहता था, वह क्या क्या करता था, उसके जीवन में परिवर्तन आया या नहीं। अक्षर ज्ञान यदि न होता तो हम असभ्य ही बने रहते। मनुष्य अपने विचारों को संजो न पाता, उसके विचार दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल न कर पाती। आज जीवन में हम जितना विकास देखते हैं उसका प्रमुख कारण अक्षर ज्ञान ही है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अक्षर ज्ञान के बिना हमारा जीवन पशुओं के समान ही बना रहता। ख का प्रश्न है, भाषा न होती, यदि भाषा न होती तो लोगों के मन में उठने वाले विचारों का आपसी आदान प्रदान न हो पाता। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी बात कहने व दूसरे की बात को समझने में सक्षम हो पाता है। लिखित भाषा के प्रयोग द्वारा विचारों को अस्थायी रूप भी प्रदान किया जाता है। अक्षर ज्ञान भी तो भाषा पर ही निर्भर है, भाषा द्वारा ही तो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की बात, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसका कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उसका अर्थ समझो। तो आप देख सकते हैं इसमें है असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा। उत्तर है शब्द है असफल, और इसमें उपसर्ग है और सफल प्रत्यय है। जो शब्द पहले आता है उसको उपसर्ग कहा जाता है, जो बाद में आता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें यही बोल रहे हैं अदृश्य, और इसमें उपसर्ग है, दृश्य जो है वह शब्द है। अनुचित, अन क्या है? उपसर्ग है और उचित प्रत्यय है, शब्द है। अनावश्यक अन और आवश्यक, अपरिचित अ और परिचित, अनिच्छा अन और इच्छा। दूसरा प्रश्न है, वैसे तो संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा, कोई 10,000 पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित
अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप, तौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। तो यहाँ क्या है, यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इनका संबंध माप, तौल से है। अब आगे लिखे हुए पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप, तौल के उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, लीटर, कटोरी, किलो, लीटर, किलो, प्याला है, कटोरी, लीटर, किलो, एकड़, मीटर, ट्रक, चम्मच। तो आप देख सकते हैं यहाँ डैश दिया हुआ है, 3 डैश खीर, तो कितना होगा, 3 कटोरी खीर। अब दूसरा देखिए, 2 एकड़ जमीन। तीसरा है 6 मीटर क्या है, कपड़ा, और 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 5 किलो बाजरा, 1 चम्मच दूध, 3 लीटर तेल। तो इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। और कुछ करने को, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क, जो अब प्रयोग में नहीं रहे। ख, प्रचलित नए अक्षरों को अब प्रयोग में आ गए हैं। तो उत्तर है प्रयोग में न आने वाले जो है झ, न, ये सब है रब, और ख है प्रचलित नए अक्षर झ, न, अ, ख। तो इस तरह से प्रचलित है, आजकल लिखा जाता है इसी से। अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए आ, ख, ग, ज, फ प्रयोग में आने लगे हैं। दूसरा प्रश्न है, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तो क्या है, लिखित और मौखिक भाषा के अपने अपने लाभ और हानियां हैं। लिखित भाषा के द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा के कारण ही हम आज से हजारों वर्ष पूर्व के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखित भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। इसी के माध्यम से ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा से कोई हानि नहीं है, हाँ, इसे सभी नहीं जान सकते। इसके लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक है। साथ ही लिखित भाषा द्वारा अपने विचारों और भावों के आदान प्रदान में समय अधिक लगता है। इसमें औपचारिकता का भी ध्यान रखना होता है। मौखिक भाषा में अपने विचारों और भावों को प्रकट करना लिखित भाषा की अपेक्षा सरल होता है। इसमें समय भी कम लगता है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता और न ही इसके द्वारा एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जा सकता है। मौखिक भाषा यद्यपि लिखित भाषा की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है, पर उसका क्षेत्र सीमित होता है। पर आजकल मौखिक भाषा को भी कैसेट, सीडी आदि के द्वारा संजोकर भी रखा जा सकता है। अब अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं, स्वर और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ दिए गए चित्र हैं, क्या उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला चित्र है आगे स्कूल होने का संकेत। दूसरा चित्र है वृत्त के बाईं ओर, मतलब सर्किल के बाईं ओर से जाने का संकेत। तीसरा चित्र है सड़क दाईं ओर घूम रही है। चौथा चित्र है सड़क बाईं ओर घूम रही है। चौथा प्रश्न है, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अनुभव प्राप्त करो। बच्चों, इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। मनुष्य की प्रगति का क्या रहस्य है? उत्तर, मनुष्य की प्रगति का रहस्य है उसका अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के साथ ही मानव का विकास प्रारंभ हो गया था। मनुष्य के ज्ञान विज्ञान को आसानी से समझना, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना व इतिहास की रचना अक्षर ज्ञान से ही संभव हो पाया है। दूसरा प्रश्न है, आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र छपने लगे हैं, यह कैसे संभव हो पाया है?
उत्तर, आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र हमें उपलब्ध हैं। इनकी उपलब्धि अक्षर खोज के कारण ही संभव हो पाई है। यदि आदमी अक्षर खोज न करता तो आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र भी न छप पाते। मनुष्य भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करता रहता। तीसरा प्रश्न है, किसी कौम या देश का इतिहास कब से शुरू होता है? उत्तर, किसी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे लेख मिलने लगते हैं। चौथा प्रश्न, किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं? उत्तर, जिस काल का हमें इतिहास उपलब्ध नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल अर्थात इतिहास से पहले का काल कहते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रागैतिहासिक मानव अपने भाव कैसे व्यक्त करता था? उत्तर, प्रागैतिहासिक मानव अपने भाव पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बनाकर प्रकट करता था। चित्र संकेतों के बाद भाव संकेतों का विकास हुआ। आगे है लघु प्रश्नोत्तर। आपके विचार में अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर या व्यक्ति ने? तर्क देकर आप अपनी बात की पुष्टि कीजिए। उत्तर, मेरे विचार में अक्षरों की खोज व्यक्ति ने की है, ईश्वर ने नहीं। यदि अक्षर की खोज ईश्वर ने की होती तो सृष्टि के आरंभ के साथ यह खोज आदमी तक पहुंच जाती और आदमी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता, पर ऐसा नहीं हुआ। सृष्टि के आरंभ के हजारों लाखों वर्ष के बाद ही आदमी अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सका। अक्षरों की खोज में आदमी को न जाने कितना समय लगा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो उसने अपने भाव चित्र के द्वारा ही प्रकट करने शुरू किए थे। धीरे धीरे चित्रों के द्वारा ही भाव संकेत अस्तित्व में आए। अतः मेरा यह निश्चित मत है कि अक्षरों की खोज आदमी ने की थी, ईश्वर ने नहीं। सातवां प्रश्न है, अक्षरों की खोज को मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्यों माना गया है? उत्तर, सच्चाई तो यह है कि अक्षरों की खोज ने मानव जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। उसने पिछले 5-6 हजार सालों में जितनी प्रगति की है उससे पहले के हजारों साल में उसने नाम मात्र की प्रगति थी। अक्षर खोज के कारण ही वह सभ्य बन पाया, इतिहास की रचना कर सका और एक पीढ़ी के ज्ञान और विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा पाया। अक्षर खोज ने मानव को सभ्य बनाया और उसे प्रगति की राह दिखाई। इसलिए अक्षरों की खोज को मनुष्य की सबसे बड़ी खोज माना गया है। प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रागैतिहासिक काल वह काल था जब मानव को अक्षरों का ज्ञान नहीं था। वह अपनी बात को समझने समझाने के लिए भाव संकेतों व चित्रों का प्रयोग करता था, अर्थात अक्षर ज्ञान के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।